ठीक है बच्चों, चलो फिर से स्वागत है आपका हमारा चैप्टर न्यूक्लियाई में हैंडआउट का। जैसे कि आप सभी जानते हैं चैप्टर से आप एट द फ्रंट में आपको सच बोलना चाहूंगा कि इस चैप्टर से आप अगर स्किप भी करके जाते हो, देखो सच बात है, अगर मैं स्टार्टिंग में भी बोलूं, इस चैप्टर को अगर स्किप भी करके जाते हो एग्जाम में तो काम चल जाएगा। 2 से 3 नंबर का नेक्स्ट मैक्स पूछा जाता है। और इसके साथ में एक और चीज ऐड कर दूंगा, सुनिए सुनिए, अभी जाना मत, अगर कोई देख रहा है तो सुनिए मेरी बात को, ठीक है। ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है। मान के चलो जो अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का है उसका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते थे, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिए सेमीकंडक्टर से न्यूमेरिकल दबा के पूछे थे अपना, किसकी बात करें, 2025 के एग्जाम में। लेकिन जो पिछला जो सारा ट्रेंड था उसमें इस चैप्टर से 1 से 2 नंबर का पूछा जाता था। लेकिन ट्रेंड्स आर चेंजिंग, बस देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। 1 से 2 नंबर का हम इसी कंसाइज वे में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके उन्हीं क्वेश्चंस की बात करेंगे, केवल और केवल जो पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं आपको बताते हुए भी चलूंगा, इनको पढ़ो। कोई ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, 1 से 1.5 घंटे का होगा जिसमें सब कुछ पढ़ देंगे इस चैप्टर को, ठीक है। इससे ज्यादा आपको कुछ बाहर का नहीं पढ़ना है, ठीक है। ओके, लेक्चर 1 जिसमें हम सब पढ़ेंगे, ठीक है, सारा का सारा पढ़ेंगे। इसमें देख सकते हैं केवल और केवल 19 से 20 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जिसमें हमारे सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे इस चैप्टर के। ओके सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें, सीबीसी 2025 में कोई टफ नहीं है, हर साल ये वाला क्वेश्चन पूछ देखा गया है। इसमें बोला है which of the following figures correctly represent the shape of the curve of binding energy per nucleon। ये दे रखा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ मास नंबर। तो आपको ग्राफ, अगर नोट्स आपने पढ़े होंगे, क्लास आपने पढ़ी होगी, तो आपको पता है वो जो ग्राफ होता है, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पहले मास नंबर के साथ बढ़ती है, कहाँ पे तक, 56 तक। 56 वैसे यहाँ पे भी है, ठीक है, 56 वैसे यहाँ पे भी है। ओके, और यहाँ पे तो 80 है, 80 है, यहाँ तक हमें पता है। ये दोनों तो ऑप्शन नहीं हो सकते। एक ऑप्शन होता है कि 56 तक Fe के साथ क्या होता है, हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती है, उसके बाद ये स्लोप ना कि कांस्टेंट ना रह के उसके बाद ये स्लोली डिक्रीज होती है बाइंडिंग एनर्जी। तो अगर आप हिंदी में देखेंगे इस क्वेश्चन को, जिन बच्चों को हिंदी में जानना है, नीचे दिया गया कौन सा आरेख द्रव्यमान संख्या के फलन के रूप में बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन के वक्र का सही आकृति का निरूपण करता है। हम जानते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन तक Fe is equals to 56 तक इंक्रीजिंग, Fe equals to 56 तक इंक्रीज करता है, उसके बाद कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करता है बहुत कम से। तो ऑप्शन नंबर बेटा मेरे प्यारे बच्चों, शानदार बच्चों, क्या होता है, ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी, ग्राफ को देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, आइसोटोन्स न्यूक्लियाइड्स हैविंग। आइसोटोन्स क्या होते हैं, चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बता रहा हूँ, इसी लेक्चर में मैं सब खत्म कराऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। हमारे पास हम चार चीजें पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। हम इसमें 4-5 चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या पढ़ते हैं सबसे पहले बात करते हैं आइसोटोप्स। क्या पढ़ेंगे बेटा, आइसोटोप्स। फिर उसके बाद और क्या क्या आता है जो एग्जाम में आ सकते हैं, मैं ऐसा कुछ छोड़ूंगा ही नहीं, है ना, ठीक है। आइसोटोप्स आता है, आइसोबार्स आता है, आइसोटोन्स आता है, ठीक है, और आइसो इलेक्ट्रिक आता है, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल्स बोलते हैं नहीं, ठीक है, जो भी बोलते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो ये 4 टाइप की चीजें होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कभी पूछा नहीं गया है, ठीक है, और ये तीनों ऊपर वाले बार बार पूछे जाते हैं, ठीक। चलो, आइसोटोप बोले तो टॉप, टॉप में क्या लिखा होता है, प्रोटो मास नंबर, मास नंबर के लिए क्या होना चाहिए, प्रोटॉन नंबर सेम होने चाहिए। तो इनके लिए सेम क्या होता है और डिफरेंट क्या होता है, बस एक ही टेबल है, इसको पढ़ लो। अगर ये आ गया तो 1 नंबर पक्का, 1 नंबर से ज्यादा ये आएगा भी नहीं पूछने के लिए, ठीक है। आइसोटोप में हमारे प्रोटॉन सेम होते हैं, क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए प्रोटॉन सेम होते हैं। और इसके लिए डिफरेंट क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। मैं सेम साथ में ही बता रहा हूँ, ठीक है। आइसोबार्स के लिए हमारा मास नंबर सेम होता है, क्या होता है, बार्स, बार्स बोले तो एक बार, बार मतलब लोहे के टुकड़े, उनके बार जो होते हैं मिठाई के जैसे बार, वो सेम होते हैं, ठीक है। डिफरेंट क्या होते हैं, ऊपर वाला देख लो, प्रोटॉन्स डिफरेंट होते हैं इनके लिए। आइसोटोन्स के लिए न्यूट्रॉन सेम होते हैं, क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, न्यूट्रॉन सेम होते हैं। इनके लिए डिफरेंट्स क्या होते हैं, इनके लिए भी प्रोटॉन्स डिफरेंट होते हैं,
ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं और इसके लिए भी डिफरेंट क्या होते हैं, प्रोटॉन डिफरेंस होते हैं। ठीक है, देख लो, आइसोटोप को छोड़ के सबके लिए प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं। ठीक है, यही पूछे जाते हैं हमसे एग्जाम में। ठीक है, तो हमसे पूछा गया आइसोटोन्स के लिए हमारे न्यूट्रॉन सेम है, प्रोटॉन डिफरेंट है। तो ऑप्शन आप देखिए और बताइए बेटा, सेम न्यूट्रॉन नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अच्छा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल सर, आप बताइए 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 बताइए, सोचिए, ज्यादा कम सोचिए, कम सोचिए और आंसर बताइए। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बिल्कुल सही है। सेम न्यूट्रॉन नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन क्या करता है, हमारा एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है, ये हमें पता है। ठीक है, मास नंबर हमारे पास वैसे बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नंबर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इनसाइड अ न्यूक्लियस, सीबीएसई 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन, एक ही नंबर का है। Inside a nucleus, the nuclear force between proton and proton, proton and neutron. क्या बोलना चाहता है? Nuclear force between proton, proton, comma proton and neutron, comma neutron and neutron are respectively. क्या लगता है आपको? किसी नाभिक में प्रोटॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच नाभिकीय बल क्रमशः क्या होता है? तो ये जो बल है इनके बीच में, इनके बीच का जो संबंध होता है क्या होता है? क्या ये सेम होता है, क्या ये डिफरेंट होता है, क्या कोई बड़ा होता है, क्या कोई छोटा होता है? क्या लगता है आपको बेटा? न्यूक्लियर फोर्स के अंदर सबके बीच में जो फोर्स लगता है इनसाइड द फोर्स, वो सब का सब इक्वल होता है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगता है उसके अंदर ना हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो नहीं होता। हम एक नया फोर्स की बात करते हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वहां पे सभी के बीच लगने वाला बल समान होता है। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क करूंगा मैं, घुमा के पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये वाला अच्छा क्वेश्चन क्यों है? इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये ज्यादा आता है, ये ज्यादा पूछा जाता है और सालों से पूछा जा रहा है और इसका ट्रेंड कभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, the ratio of nuclear density of two nuclei having mass number 64 and 124. किसका पूछा है? न्यूक्लियर डेंसिटीज। हिंदी में बात करें तो नाभिक के परमाणु घनत्व का। हैविंग मास नंबर ऑफ 64 एंड 124, किसी का मास नंबर 64 और किसी का मास नंबर 124 है, तो इनका जो इनका डेंसिटी होगा वो क्या होगा? इनका जो रेशियो होगा having the mass number, the ratio क्या होगा न्यूक्लियर डेंसिटी का? we all knows nuclear density does not depend on the mass number। कैसे? अभी हम उसका डेरिवेशन करेंगे, 2 बार हो जाएगा, टेंशन ना लो। तो इनका रेशियो 1 होता है, अभी करेंगे इसका डेरिवेशन। ठीक है, टेंशन नो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्यों न्यूक्लियर हैविंग देयर मास नंबर इन रेशियो ऑफ 8:1, द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटी इज 1:1। सेम बात है, अब तो मास रेशियो चाहे देखो, रेशियो तो हम यहाँ भी बना सकते थे, इसने बोल दिया 64:124, रेशियो यहाँ भी बना दो, तो इसका मतलब डिफरेंट क्वेश्चन बेटा नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो रेशियो हम यहां भी बना सकते थे। ओके, तो इसका भी 1:1 होगा, सेम ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, 2023 का है। द डिफरेंस इन मास ऑफ X7 न्यूक्लियस एंड टोटल मास ऑफ इस न्यूक्लियन इज 21 यूनिट। ठीक है, यू दे रखा है किसी का the difference in mass of X7 nucleus and total mass of its constituent, जो इसके constituents हैं, ठीक है, जो इसके संघटक हैं, उनका द्रव्यमान तथा इसका खुद के द्रव्यमान का जो अंतर है वो 21 यूं है। और द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर दिस न्यूक्लियस इज इक्वल टू, तो इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी? X7 नाभिक के द्रव्यमान और इसके संघटक न्यूक्लियनों के कुल द्रव्यमान का अंतर 21 यूं है। इस नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन और निम्नलिखित में किस तुल्यांक ऊर्जा के समान है? देखो, जो पहला वाला डेफिनेशन है मैंने 2 बार पढ़ा है, 2 बार पढ़ के आपको कुछ समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो बात सुनो। हम जानते हैं क्या होता है, उसके टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मास और उसके मास का जो डिफरेंस होता है उसी को हम कहते हैं मास डिफेक्ट। बेसिकली उसी को हम क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट, है ना। और उसी से हमारा क्या होता है, उसी से जो रिलेशन होता है हमारी बाइंडिंग एनर्जी का होता है। तो क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करूं मैं, अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं, हम जानते हैं बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, मैं बात करूं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात कर रहा हूं, पर न्यूक्लियन। अभी हमने सीखा
उसी का हमने ग्राफ भी पढ़ा था। तो क्या होता है टोटल बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट से पैदा होती है। टोटल बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला याद रख लेना, काम चल जाएगा, ठीक है। डेरिवेशन इसके थोड़े बहुत है, 2-3 डेरिवेशन है, हम पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, बात खत्म। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। बताओ टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, यही सवाल पैदा होता है। क्या हो जाएगी बेटा, 21 हो जाएगी जो दे रखा है, और ये कितना दे रखा है x7, तो कितना हो जाएगा 3। आंसर खत्म। देखने में खतरनाक था, आंसर हमारा इतना ही आएगा, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। मैं यू देख रहा था बस, आप सोचोगे यार ये टीचर ऐसा रुक क्यों गया था बीच में, थोड़ा सा यू देख रहा था मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करो। द कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पहले क्वेश्चन में जो हमने देखा है, एज अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास नंबर, वही हैज अ शार्प पीक फॉर द हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस के बाद वो शार्प पीक देता है, ऐसा है क्या? नहीं, हीलियम न्यूक्लियस नीचे होता है, वो शार्प पीक। दिस इंप्लाइज दैट द हीलियम न्यूक्लियस इज, क्या है हीलियम न्यूक्लियस, क्या है? स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा? ये क्वेश्चन बहुत होता है। स्टेबल सबसे ज्यादा कौन होगा जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज्यादा होगी? फॉर एन एग्जांपल आयरन। आयरन स्टेबल है, आयरन क्या है? स्टेबल है, ठीक है। आयरन क्या है? स्टेबल है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा आयरन न्यूक्लियस। देखो आयरन की मैं अगर बात करूं तो आयरन क्या है? बहुत मजबूत है। देखो बेसिकली वो सिंपली डिफ्यूज नहीं होता, लेकिन एक चीज याद रखो, कोरोजन तो उसमें भी हो जाता है, लेकिन हमको उस डेप्थ तक जाना नहीं है। हम केवल और केवल बात करें द कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हैज द फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर हैज अ शार्प पीक फॉर अ हीलियम न्यूक्लियस। दिस इंप्लाइज दैट द हीलियम न्यूक्लियस क्या होगा? रेडियो एक्टिव होगा। हीलियम तो चलो रेडियो एक्टिव नहीं होता, हमें पता है। रेडियो एक्टिविटी पहले थी आपके सिलेबस में, बता दी। रेडियो एक्टिविटी के बाद मतलब एक हल्का सा समझा देता हूँ। रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है जो अल्फा और बीटा कण, यानी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो धीरे धीरे डीके करते हैं खुद से, ठीक है। अनस्टेबल अस्थाई होगा। हीलियम अस्थाई है भैया, वो तो वैसा है, क्या बोलते हैं उससे, इनर्ट गैस है। अरे भैया नहीं है। और इजिली फिजनेबल, देखो विखंडन और हीलियम वगैरह का नहीं होता है, ठीक है। मोर स्टेबल देन इट्स नेबर, हाँ बिल्कुल बात सही है। दे आर मोर स्टेबल देन इट्स नेबर, जैसे हाइड्रोजन है इसका पड़ोसी, इससे ज्यादा वो होता है स्टेबल, ठीक है। बहुत इजी बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। मैं वही चीज कह रहा हूँ, बोलोगे सर हमने तो नहीं पढ़ा। सब क्वेश्चन टाइप में कोशिश करूंगा कि जिस टाइप में क्वेश्चन पूछेंगे सब करा दूं। क्वेश्चन सीबीएसई 2023 का देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। पढ़ लेते हैं, चलो क्या बोलना चाहता है। दे आर स्ट्रॉन्गर देन कूलम्ब फोर्स, अरे एब्सोल्युटली यार, तो नॉट ट्रू पूछा है, बिल्कुल यार, इसकी क्या मजाल कूलम्ब फोर्स की, ठीक है। और उसके बाद दे हैव अबाउट द सेम मैग्नीट्यूड फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ पे दे हैव अबाउट द सेम मैग्नीट्यूड है, बिल्कुल बात सही है, अलग अलग। दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, अब ये बात थोड़ा सा आप देखो, और दे सैचुरेटेड एज देयर सेपरेशन बिटवीन टू न्यूक्लियस इंक्रीजेस। तीनों, पहला दूसरा चौथा तो आपका सही है, लेकिन ऑलवेज अट्रैक्टिव नहीं होते। कैसे नहीं होते अभी दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन में याद रखना, ऑलवेज दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव नहीं होते, अभी दिखाते हैं। ग्राफ भी बनता है उसका, एनसीईआरटी में गिवन भी है, टेंशन ना लीजिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये हमेशा आकर्षक नहीं होते, केवल एक रेंज के लिए, कुछ फेम्टोमीटर तक ये अट्रैक्टिव होते हैं, उसके बाद रिपल्सिव होते हैं। दिखाते हैं अभी, टेंशन ना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, 2 क्वेश्चन दिखाने मैंने आपको, टेंशन क्यों लेते हो। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस द मास डिफेक्ट प्रोड्यूस इज द सोर्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। बताओ कोई दिक्कत परेशानी इसमें? यही बात मैंने पहले क्वेश्चन में बोली थी, या दूसरे तीसरे क्वेश्चन जिसमें भी बोला था। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस बनता है, द मास डिफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है, हमको एक एनर्जी इक्विवेलेंस में एक इक्वेशन बताए, E is equals to mc स्क्वायर या डेल्टा mc स्क्वायर। जो एनर्जी है वही मास में चेंज होती है। मास कम होगा एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी कम होगी मास बढ़ेगा, लेकिन एनर्जी मास में नहीं होती, मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब मतलब कहाँ देखा आपने कि एनर्जी से मास बन रहा है? During the formation of nucleus, the mass defect produced is the source of binding energy of the nucleus.
फॉर ऑल न्यूक्लियर द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मास नंबर। इंक्रीज नहीं करता है, 56 तक इंक्रीज करता है, उसके बाद वो भी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करने लग जाता है। तो इसका मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर? देखो रीजन तो अपना गलत है, लेकिन अब हम बात करेंगे असर्शन की। नाभिक के निर्माण के दौरान उत्पन्न द्रव्यमान क्षति नाभिक के बंधन ऊर्जा का स्रोत है। अब इसको बताओ, क्या लगता है तुम्हें? मैंने एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं आपको। बिल्कुल बात सही है बेटा, असर्शन सही है, असर्शन में कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका रीजन गलत है, और रीजन इसके लिए भी नहीं है। ठीक है, तो असर्शन इज करेक्ट, और अपना रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है इसके लिए। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करो। आप चाहो तो एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ लेते हैं फिर चलो। ठीक है, बात करेंगे हम न्यूक्लियाई हैविंग अ मास नंबर, न्यूक्लियाई हैविंग अ मास नंबर अबाउट 60 इज लीव्स। देखो 56 नहीं यार, सॉरी, आई एम सो सॉरी, न्यूक्लियाई हैविंग द मास नंबर अबाउट 60 आर लीस्ट स्टेबल। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम हो जाता गलती हो जाती है। 60 56 के आसपास है, तो असर्शन तो गलत है। ठीक है, नीचे से होता है लीस्ट भाई। रीजन when two or more light nuclei are combined, जब दो हल्के न्यूक्लियाई कंबाइंड होते हैं into a heavier nucleus, then the binding energy per nucleus decreases। ये भी गलत, ये भी गलत, तो दोनों फॉल्स है इसमें। रीजन और असर्शन दोनों फॉल्स है। Reason and assertion both are false. Assertion both are false. ऑप्शन नंबर डी होता है इसका करेक्ट। भैया ऐसा थोड़ी ना होता है यार कि when two or more light nuclei are combined into a heavier nucleus, heavier nucleus के हम देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी कब देखते हैं? जो heaviest nucleus है उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होता है। हमें जो बाइंडिंग जो भी ऐसा एक चीज मेरे को बताओ, तो लाइट न्यूक्लियर बन के ऐसा थोड़ी ना कोई ऐसा कंपाउंड बना देंगे कि यार ऐसा न्यूक्लियर बनाएंगे जो अर्थ में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, आएगा तो एटॉमिक टेबल के अंदर ही, पीरियोडिक टेबल के अंदर ही। तो उसका तो हमने कर्व देख रखा है, 56 तक बढ़ता है, उसके बाद हल्का सा कॉन्स्टेंटली घटता है। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल कम हो जाता है, बस घटता है। ये चीज हमने पढ़ी है। लेकिन वो न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी एब्सोल्युटली ज्यादा होगी, क्योंकि दो वो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ठीक है, अब मैं डिफाइन द मास टर्म, मास डिफेक्ट, यही तो असली जड़ है। आपको इस शब्द से क्या पता चलता है कि मास डिफेक्ट क्या है? व्हाट इज मास डिफेक्ट? आपको इस टर्म से क्या पता चल जाए? द्रव्यमान की क्षति क्या है, द्रव्यमान खत्म क्या हो रहा है। मेरे को एक चीज बताओ, सिंपल सी बात है, लकड़ी हम जलाते हैं, घर पे लकड़ियां जलती हैं, या कोई कपड़ा आप जला रहे हो, कोई कागज आप जला रहे हो, तो मास आप खत्म कर दे रहे हो। उस मास के खत्म होने से क्या पैदा होता है बेटा? हीट पैदा हो रही है। हीट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बेसिकली हीट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। वैसे ही मास जब भी एनर्जी की क्षति होती है, तो हमें कुछ एनर्जी का फॉर्म मिलता है, क्योंकि हमें E इज इक्वल टू MC स्क्वायर हमें पता चला। तो हम जानते हैं E इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर। बस हमें यही निकालना होता है कि डेल्टा M हुआ कितना, और यही जो डिफरेंट होता है, इसी में हम मास डिफेक्ट में कैलकुलेट कर देते हैं। जो ओरिजिनल मास होता है और जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के मास का डिफरेंस होता है, जो ओरिजिनल मास होता है और जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के मास का जो डिफरेंस होता है, इट इज नोन एज द मास डिफेक्ट। फिर रट लो इसको, the difference between the constituents of a substance and the constituents of the substance and the substance is known as the mass defect। फिर बात करूं, mass of a nucleus is always less than the sum of the masses of its constituent nucleons, proton and neutrons। this difference of mass is called mass defect। mass एक न्यूक्लियस का हमेशा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम से जब उनका कॉम्बिनेशन हो रहा है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, एक्चुअली में ये क्या है? फिर आप बोलोगे सर ये एक्चुअली में पॉसिबल कैसे हो पाया? फिर वही तो मास मिला, वही हमें बाइंडिंग एनर्जी बन गया ना। उसके अंदर जो एनर्जी इकट्ठा हुई उसी के मास को खाके हुई, उसके अंदर एनर्जी होती ही नहीं। अगर वो मास लॉस नहीं करता, वो मास लॉस नहीं करता, तो उसके अंदर एनर्जी होती नहीं। तुम जिम जाके अपना मास लॉस नहीं करोगे तो एनर्जी थोड़ी पहले तो होगी, तो गवर्नमेंटल है, सरकार ने दी है तुम्हें एनर्जी। ठीक है, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू कितना होता है? देखो, मास ऑफ प्रोटॉन A माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो। A माइनस जेड से हमें क्या मिलता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलते हैं। पता होगा रे, हे रे बाबा, पता होगा रे, होगा रे, होगा, पता होगा।
है ना। और क्योंकि A इज इक्वल टू कितना होता है, जेड प्लस एन, तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई माइनस जेड, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, इतना तो पता होगा ही रे। चलो, तो then the total mass of the nucleus equals to Z into MP into A minus Z into MP, where MP is the mass of the proton, Mn is the mass of the neutron. If the nuclear mass is M, then the mass defect delta M is equal to ZMP plus A minus Z into Ms minus total mass. खत्म बात, खत्म बात, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं रहनी इसमें, ओके। और एनर्जी निकालनी है, इसी डेल्टा एम को आप क्या करोगे, E is equal to डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे। चलो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, सीबीसी 2023 की। ड्रॉ अ प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्ले ऑफ न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन, मार्क द रीजन वेयर अट्रैक्टिव फोर्स बी रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस। क्या कहना चाहता है, दो न्यूक्लियन के बीच की दूरी को फलन मानकर उनकी स्थिति ऊर्जा के विचरण को दर्शाने वाला ग्राफ खींचिए, क्षेत्र की पहचान कीजिए जिसमें न्यूक्लियनों के बीच आकर्षक बल तथा प्रतिकर्षक बल है। क्या बोला था मैंने कि वो क्वेश्चन कराऊंगा ना अट्रैक्शन वाला, फिर रिपल्सन वाला, ठीक है। क्या कहना चाहता है, ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझा देते हैं। एक पोटेंशियल एनर्जी का पेयर ऑफ न्यूक्लियंस का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है और हमें रीजन मार्क करने कहाँ अट्रैक्टिव होता है, कहाँ रिपल्सिव होता है। ग्राफ को ध्यान से देखिए, यहां से इधर और यहां से इधर दो सेक्शन है इसके, ठीक है। फॉर अ सेक्शन ग्रेटर देन आर नॉट से बड़ा सेक्शन, the force is attractive. For the separation less than r naught, the force is strongly repulsive. तो फोर्स क्या होता है, स्ट्रांगली रिपल्सिव, ठीक है। इस साइड में क्या होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, और इधर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इधर को नेगेटिव हो जाती है और आर नॉट से ज्यादा होने पे ये रिपल्सिव हो जाती है, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। टू न्यूक्लियर विद लोअर बाइंडिंग एनर्जी, क्या बोला इसने, टू न्यूक्लियर विथ लोअर बाइंडिंग एनर्जी। ध्यान से क्वेश्चन को समझना, ठीक है। क्या बोला, पढ़िए एक बार, पढ़िए आराम से पढ़िए, पढ़ लिया। चलो, टू न्यूक्लियर विथ लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर्म अ न्यूक्लियर विथ मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। दोनों दोस्त मिले, दोनों की दोस्ती हुई और मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का उन्हें वो बनाया। जब दो छोटे छोटे हल्के न्यूक्लियस मिलते हैं तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, व्हाट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज इट, ये हमसे पूछा है। whether the total mass of nucleus increases decreases remains unstable, the total mass of the nuclei है वो बढ़ता है, कम होता है या remains unstable। इसका आंसर तो आपको फट बताना है क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हुई है, एनर्जी इंक्रीज हुई है, तो इसका आंसर तो दिमाग में भी छप जाना चाहिए। कुछ मत सोचो जो तुम्हें आता सा बोल जाओ, अभी जो पढ़ रहे हो उसको देख लो, फिर बाद में कनेक्ट कर लेना, ठीक है। Does the process require or produce energy, अभी प्रोसेस एनर्जी प्रोड्यूस करती है, रिक्वायर करती है, बताओ रे ले। तो विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, हमको पता है न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, हमें पता है। अब उसने जो सेकंड पार्ट पूछा था, उसने पूछा था कि whether the total mass of the nuclei increase or decrease or remain total mass of the nuclei। जब एनर्जी बढ़ रही है तो एनर्जी बढ़ रही है तो मास को डिक्रीज होना पड़ेगा, मास को अपना त्याग देना पड़ेगा एनर्जी के लिए, ठीक है। और उसने पूछा कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है या रिलीज होती है, भाई रिलीज नहीं होती, एनर्जी प्रोड्यूस मिलती है हमें, ठीक है। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूज होना न्यूक्लियर का, ठीक है। चलो, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क करूंगा। बेसिक उसने ये क्वेश्चन में क्या है, बेसिक अच्छा पूछ लिया उसने, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। A fast moving neutron collides with the nucleus of plutonium, thereby producing xenon and zirconium along with neutrons. न्यूट्रॉन भी दे रहा है, a fast moving neutron collide with a nucleus of proton। एक बहुत तेज चलने वाला क्या था, न्यूट्रॉन था, जाके प्लूटोनियम के न्यूक्लियस में जाके टकरा गया, जिससे उसने प्लूटोनियम के दो टुकड़े कर दिए। एक टुकड़े का नाम रखा ज़ीनॉन और दूसरे का नाम रखा जिक्रोनियम। तो इसके लिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन लिखनी है। हालत खराब, सर केमिस्ट्री क्यों, ये पहली बार पढ़ा होगा, सब कुछ देंगे हम आपको सब कुछ बताएंगे, सब कुछ इसमें गिवन होता है। प्लूटोनियम आपको ये दे देता है, फाइंड द एनर्जी रिलीज, उसको बाद में देखेंगे। जिक्रोनियम आपको ये दे दिया, प्लूटोनियम पे धय मारो क्या, प्लस करो क्या, न्यूट्रॉन मिलेगा क्या, रिएक्शन के बाद जिक्रोनियम प्लस जीनोन विथ न्यूट्रॉन्स, विथ न्यूट्रॉन लिख दो, धय मारो, बात खत्म, ठीक। तो रिएक्शन कैसे लिखोगे आप,
हिंदी में पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तीव्र गति का कोई न्यूट्रॉन प्लूटोनियम के नाभिक से संघट करता है, जिससे ज़ीनॉन और ज़िक्रोनियम के साथ न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है। समाचार ऐसे तो देते हैं। तो बन गया, देखो प्रोटॉन पे धय मारा आपने, न्यूट्रॉन मिला ज़ीनॉन एंड ज़िक्रोनियम, ठीक, ओके। अब साथ में न्यूट्रॉन नहीं मिला। अब उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, उसके लिए हम थोड़ा सा अपनी जो तीव्र गति है उसको स्लो कर देंगे। फाइंड द एनर्जी रिलीज इन द अबव न्यूक्लियर रिएक्शन। अबव न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी जो रिलीज होती है वो कितनी होती है, बताओ बताओ, कैसे निकालेंगे? तो मास जो ओरिजिनल प्लूटोनियम है उसके मास में से जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनके मास को हम माइनस कर देंगे, फिर E इज इक्वल टू mc स्क्वायर से हम अपना एनर्जी का कंजर्वेशन निकाल लेंगे, है ना? बताओ। तो हम जानते हैं जो हमारे पास प्लूटोनियम था, उसका जो मास था 239 था, ठीक है, 39 था, प्लस स्टार्टिंग में हमारे पास न्यूट्रॉन था, टोटल उसके मास में से हमने माइनस कर दिया ज़ीनॉन प्लस ज़िक्रोनियम प्लस न्यूट्रॉन के मास को। चलो आप कैलकुलेशन करके नहीं दिखाएंगे, मैं क्यों करके दिखाऊंगा भाई, ठीक है, ओके। अब एक चीज याद रखना, जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है वो 3 होता है, 3। क्यों आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? देखो देखो मेरे काम को ध्यान से देखो, ठीक है, ओके, एक गुड मानने दो बस, ओके। जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा थ्राइस होगा रिएक्शन में, ओके, रट लो इसको, सैंपल क्वेश्चन में पूछा, पेपर में पूछा था इसको, ठीक है। तो 3 इंटू इतना, तो डेल्टा मास कितना हो जाएगा, कैलकुलेट आपने किया होगा, मैं सॉल्व नहीं करेगा। 239 में एक जोड़ोगे 240 होगा, मैं इतना ही बताया गया, पॉइंट के बाद मेरे को नहीं आता, आप करो, ठीक है। माइनस इसको प्लस किया, प्लस 3 ऑफ न्यूट्रॉन के मास 1 को, ये 3 ही रहेगा, 102 और 133 को आप करोगे 235 करीबन हो जाएगा, 235 और 3 करीबन 235, 36 और 3 239 इक्वल टू 0.23 AM। तो m कितना आ गया 0.203, ठीक है, इनटू ये क्या आ गया, डेल्टा m आ गया, ठीक है, ओके। और उसके बाद आप बोलोगे सर ये क्या था, ये m से ये क्या था, mc स्क्वायर का भी मल्टीप्लाई होगा, सीरी बोले तो 3 × 10⁸ सॉरी फॉर दैट। आप बोलोगे सर ये 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या था? कुछ बच्चों को तो पता होगा, कुछ बच्चों को तो, मेरे प्यारे बच्चों, पता रहता है ये चीज क्या है, ठीक है, कुछ बच्चों को तो मेरे पता है कि ये चीज क्या है। एक सेकंड दीजिएगा, सॉल्व करो, टाइम है तो सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर हो जाए सॉल्व तो बताओ, हो रहा है? कैलकुलेशन करो रे बच्चों फटाफट, साथ में ही करो, बाद में कोई नहीं करता बेटा कैलकुलेशन वगैरह। 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप लिखो, मैं बताता हूँ क्या है, जिस बच्चे को पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता भी आप लिखो, ठीक है। जब जूल में आती है एनर्जी तो सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कम्युनिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। आंसर अगर आपको एग्जाम में पूछे अगर बोलने के लिए कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो तभी करना है इसको, नहीं तो कोई जरूरत है ही नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो देरी आपने लगाई, हो गया होगा सॉल्व, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई होगी यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं आई होगी, ओके। ठीक है, चलो आगे चलें, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए, फटाफट पढ़िए, टाइम दिया इस बार आपको। राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, देखो इजी क्वेश्चन है, 1 सेकंड लगाइए, फटाफट पढ़िए। हो गया, सॉल्व भी हो गया होगा, ठीक है, चलिए हो गया, चलिए। स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, बताओ न्यूक्लियस की कोई प्रॉपर्टी बता सकता है क्या? क्या होता है उसके अंदर? प्रोटॉन होते हैं, उसका जो डेंसिटी होता है वो बहुत ज्यादा होता है किसके, एटम की तुलना में, आप जानते हैं,
जानते हैं उसका जो डेंसिटी होता है वो एटम की तुलना में ज्यादा से ज्यादा डेंसिटी वही होती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मास वही होता है, बाहर तो पूरा खाली होता है, खोखला होता है। ठीक है, वहां पे अंदर न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, वहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और प्रोटॉन के बीच रिपल्सिव फोर्स नहीं होता वहां पे। ठीक है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमारा कौन ओवरकम कर देता है? न्यूक्लियर फोर्स वो कर देता है। व्हाई द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज मच मोर देन दैट ऑफ एन एटम। यही मैंने आपको बोला था आगे कि डिपेंड नहीं करता। जब हमने 2 एमसीक्यू किए थे और दोनों के दोनों का 1:1 आंसर आया था, जब हमें मास नंबर दिया था और हमें डेंसिटी का रेशियो पूछा था, तब मैंने बोला था मैं कराएगा भी, और मैं अभी करा रहा है। शो दैट द डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियर मैटर इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई। चलो देख लेते हैं। तो ये तो कर लोगे। द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन होते हैं वहां। द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सबको पता है बचपन से, द न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। सच बात है, द न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। यही चीज को याद रखना। द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन बाय r इज इक्वल टू r नॉट इनटू क्यूब रूट ऑफ या 1/3 ऑफ, इसको बोलते हैं आर नॉट इंटू ए टू द पावर ही क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। ठीक, इस चीज को याद रखना है, ये वैल्यू कांस्टेंट है। ओके, उसके बाद जो न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर जो बात आई थी उसी की बात करें। ठीक है, तो जो वॉल्यूम होगा, मेरे को एक चीज बताओ, ये कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट होता है, ये हमारे जमाने से आ रहा है क्वेश्चन। वॉल्यूम होगा न्यूक्लियस का, उसको हम कैसे देंगे? हम इसको बोल सकते हैं 4/3 पाई आर, लेट अस से पाई आर। आर की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? आर इज इक्वल टू आर नॉट, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको याद करो। आर नॉट की क्यूब इंटू ए टू द पावर 1/3 की होल क्यूब, जिसको मैं लिखूंगा ही नहीं, मैं लिखूंगा 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब। ठीक, इंटू ए, सॉरी। ओके, अब मैं अगर डेंसिटी की बात करेगा तो डेंसिटी में लिखेगा मास नंबर। मास बोले तो क्या? मास नंबर ए डिवाइडेड बाई, इसको मैं क्या लिखूंगा? 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए से ए उड़ा दो, 3/4 पाई आर नॉट। Where is the mass number? तो डेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन दी मास नंबर। इतना डेरिवेशन याद करना इस चैप्टर का, मेरे को ऐसा लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वो सोचता है बच्चों को पता ही नहीं होगा कि डेंसिटी मास पे डिपेंड ही नहीं करती है, बोलता है लेकिन उनको क्या पता, बच्चों ने तो पढ़ लिया है ना। ठीक है, उसने बोला था क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज बताई थी कि ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द न्यूक्लियस, while the electron isotope the nucleus contribute negligible to the total mass। मतलब जो हम जानते भी इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.31 इंटू 10 टू द पावर 31 -31 kg। समझ रहे हो? -31 kg, समझ रहे हो? बहुत कम होता है प्रोटॉन के मास की तुलना में होगी। ठीक है, अब प्रोटॉन का मास -27 के लगभग होता है, -31 होता है, तो समझ लो बहुत डिफरेंस होता है। तो होता भी है लेकिन वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाता है, तो इस वजह से ठीक है, कंट्रीब्यूट टोटल मास, सिंस द मास ऑफ न्यूक्लियस इज लार्ज एंड वॉल्यूम इज एक्सट्रीमली स्मॉल एंड इट्स डेंसिटी बिकम वेरी हाई, देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज मोर देन दैट ऑफ एटम। तो इसलिए डेंसिटी ऑफ उसकी क्या होती है? एटम से ज्यादा होती है। ठीक है, ये चीज मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, और ये डेरिवेशन मेरे को दिखाना था कि डेंसिटी अपना मास पे डिपेंड नहीं करता। सॉरी, हाँ वहां पे एम ए लिखना था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर लूंगा तो फिर Ma1 हो जाएगा। ठीक है, तो Ma लिखना होता है, सॉरी फॉर दैट। अब जब लिखा ही हुआ है तो लिख ही देते हैं, यहाँ पे दिखाई देते हैं। कहाँ गया भाई? अभी अभी गायब हो गया यार। Ma, तो m/4 पाई आर क्यूब। जब मास अगर उसका एक यूनिट ले लेंगे तो एक ही हो जाता है, इसलिए उसको कंसीडर करो ना करो बात एक ही पड़ती है। तो Ma डिवाइड बाई 4/3 पाई आर नॉट क्यूब। ए से ए मेरा उड़ गया, ये डिपेंड नहीं कर रहा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3m डिवाइडेड बाई 4 पाई आर नॉट क्यूब। आप बोलोगे सर m एक यूनिट भी ले लेते हैं, इसको नहीं भी कंसीडर करोगे, ए लिख दोगे तो भी चल जाता है, लेकिन जब हमें पता चल गया तो हम क्यों लिखेंगे, है ना। So the density is independent of mass number। ये चीज हमारी कंफर्म हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड एंड ऑब्जर्व्ड इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। रिलीज और एब्जॉर्ब आपको निकालनी है। सबसे पहले आपको मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा।
पूरा दिया है C प्लस C, दोनों का मास ऐड करो, उसमें से कॉन्स्टिट्यूएंट कितना हो जाएगा, ये और ये, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, अपने पास सब कुछ दिया हुआ है और 1U इज इक्वल टू आपको दे रखा है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय C स्क्वायर। याद रखना डिवाइडेड बाय C स्क्वायर, यानी C स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, इसमें होता है E इज इक्वल टू M C स्क्वायर, ये डिवाइडेड बाय C स्क्वायर दे दिया है, खाली 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ही मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 गुणा 12 कार्बन के लिए, माइनस दोनों का जो अपने पास रिएक्शन में जो भी यूनिट थी 19 और 4 इतना आ गया मास डिफेक्ट। एनर्जी रिलीज होगी, क्यों भाई, क्यों पॉजिटिव आया भाई, 0.04495 यूनिट, ठीक है, ओके। और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे, 931.5 से, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो वही क्वेश्चन था, सब कुछ डेटा गिवन है, कुछ करना भी नहीं है उसमें, ओके। फिर भी दिखाई देते हैं एक बार और, कोई बात नहीं, आप बोलोगे सब बहुत स्पीड हो गया, लो पूरा का पूरा डेटा रखा आपके पास, ठीक। 6 इसका 12 000, तभी तो इसको एटॉमिक मास यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। 12 तो 2 गुणा 12 इसका मास, माइनस इन दोनों को ऐड कर दो, 19 और 4 23, ये 24, लेकिन इसका ये जो है ना 19 और ये भी करीबन 24 के आसपास ही आ जाएगा, है ना। तो 0.04 जो भी आपका आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करना होता है हमें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C स्क्वायर, ठीक। पॉजिटिव आया तो रिलीज्ड, प्रोड्यूस्ड मतलब, और प्रोड्यूस मतलब रिलीज्ड, और अगर नेगेटिव में आता तो एनर्जी एब्सॉर्ब करता, बाहर से एनर्जी ले लेता एटमॉस्फेयर से अपनी रिएक्शन को कंप्लीट कराने के, ठीक है, ओके। चलो क्वेश्चन की 17 की बात करते हैं। राइट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज लिखो, नाभिकीय बल के अभिलाक्षणिक फोर्स। आपको लगता होगा कि न्यूक्लियर फोर्स का कोई गुण नहीं होता, बेटा खतरनाक चीज है ये। द न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द कूलाम्ब फोर्स, कूलाम्ब फोर्स से तो कुछ समझता ही नहीं है, तभी तो प्रोटॉन और प्रोटॉन होते हैं भैया, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को इकट्ठा रखता है, और हम तोड़ नहीं पाते भाई उनको, प्रोटॉन और प्रोटॉन को तोड़ना कितना मुश्किल काम है भाई। तो सोचो इतना ज्यादा वो होता है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और दी ग्रेविटेशनल फोर्स तो कुछ भी नहीं है, फोर्स बिटवीन द मासेस, द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी फोर्स हैज टू डोमिनेट ओवर द कूलाम्ब रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। तो क्या होता है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को क्या करना पड़ता है, ओवरकम करना पड़ता है, ज्यादा लगाना पड़ता है, जो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच रिपल्सिव फोर्स होता है, ठीक है। This happens only because the nuclear force is much stronger than the Coulomb force, क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है Coulomb फोर्स से, 10 की घात कुछ 15 के आसपास, इतना ज्यादा पावरफुल होता है। The gravitational force is much weaker than even Coulomb force। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं ना कि एटम अगर हवा में रखा है तो प्रोटॉन नीचे क्यों नहीं गिर रहे, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिर रहे नीचे, तो रीजन ये भी है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो भैया कूलाम्ब फोर्स से ज्यादा मजबूत है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो कुछ कर ही नहीं सकता उसके सामने, ठीक है। चलो और आगे बात करें, द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन फॉल्स रैपिडली टू जीरो एज देयर डिस्टेंस इज मोर देन अ फ्यू फेम्टोमीटर्स। कुछ यानी 10 की घात -15 मीटर का जो रेडियस होता है, 10 की घात -10 से 10 की घात -15 मीटर का जो रेडियस होता है, जो रेडियस होता है उससे 10 की घात -12 से 15 कहते हैं, उससे बड़ा जो रेडियस होता है उससे आगे जाने के बाद क्या हो जाता है, वो रिपल्सिव हो जाता है, ठीक है, ओके। ने उसके बाद वो जो फोर्स है वो रैपिडली जीरो हो जाता है, यानी उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगता है, उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स उनके बीच नहीं होते कुछ फेम्टोमीटर्स के बाद, फेम्टोमीटर। दिस लीड टू सैचुरेशन ऑफ फोर्स in a medium or a large size nucleus, which is the reason for the constancy of a binding energy per nucleon। इसी वजह से क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाती है क्या, बाइंडिंग एनर्जी। सैचुरेट का मतलब होता है तृप्त, यानी एक एक्सट्रीम लेवल, एक एक्सट्रीम लेवल पे। सैचुरेशन का मतलब आपको बेसिकली मैं बताऊं, सैचुरेशन का मतलब ये होता है कि आदमी अब अपने किनारे पे खड़ा है, उस पोजीशन के आगे वो क्या करेगा, अपनी प्रीवियस जो भी स्टेट है उससे चेंज हो जाएगा। मतलब अगर कोई भी स्टेट चेंज करनी है, फॉर एन एग्जांपल अगर बॉइलिंग पॉइंट पे जाना है, पानी उबलता उबलता 99 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी नहीं उबलता, हॉट वाटर होता है।
100 डिग्री, अगर मैं आइडियल केस की बात करूं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाते ही पानी उबलता है, तो 99 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, सैचुरेटेड स्टेट है। सैचुरेटेड स्टेट पे क्या होता है, पानी क्या होता है, बिल्कुल सैचुरेटेड स्टेट पे क्या होता है, पानी क्या होता है, बिल्कुल ही ऐसी अवस्था पे होता है कि उससे 1 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा पानी का काम खत्म, अब वो वेपर फेज में चले गए। तो वही सैचुरेशन का मतलब यहाँ पे ये दिस लीड टू सैचुरेशन ऑफ फोर्सेस, इससे क्या होता है, फोर्स का सैचुरेशन हो जाता है इन अ मीडियम। ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट था, बात थी। ठीक है, अब उसका रफ डायग्राम plot of the potential energy between two nucleus as a function of their distance as shown in figure। the potential energy, ये चीज मैंने आपको पहले भी दिखा दी है, इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट थी तो इस क्वेश्चन में भी हमने रखा। जो डिस्टेंस होता है वो बात करें, द पोटेंशियल एनर्जी इज अ मिनिमम एट अ डिस्टेंस आर नॉट अबाउट 0.8 फेम्टोमीटर। 0.8 फेम्टोमीटर के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। This means the force is attractive or distance is larger than 0. The repulsive and they are get separated at a distance less than 0.8 femtometer. And repulsive if they separated by a distance less than 0.8 femtometer. ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, करा दिए। ठीक है, और द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज एक्सट्रीम अप्रोक्सीमेटली सेम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, जो प्रोटॉन प्रोटॉन है, उनके बीच का जो फोर्स होता है वो लगभग लगभग समान होता है। द न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है कि चार्ज तुम 10 प्रोटॉन लियो 15 प्रोटॉन लियो, चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा। अनलाइक कूलम्ब्स लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी अपना मास पे डिपेंड करता है, उस टाइप से भी ये डिपेंड नहीं करता। देयर इज नो सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, और न्यूक्लियर फोर्स का कोई भी सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म नहीं होता। ठीक है, बस ये पता है कि न्यूक्लियर फोर्स होता है, क्या पता बाद में कभी निकाल लिया जाए। तो न्यूक्लियर फोर्स का जो टॉपिक है प्लीज उसको पढ़ लेना, अच्छी अच्छी बातें मैंने लिखी है, हैंडआउट में भी आपको चीज मिल जाएगी। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन सीबीएसई 2024 का देख लेते हैं, पूरा प्रैक्टिस करके आ गए हैं। द कार्बन आइसोटोप 12C6 हैज अ न्यूक्लियर मास ऑफ 12.00 यूनिट। ठीक है, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इट न्यूक्लियस, गिव मास ऑफ प्रोटॉन इज इतना, मास ऑफ न्यूट्रॉन इतना। कार्बन आइसोटोप का जो न्यूक्लियर मास तो इतना दे रखा है, लेकिन उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मास हमें अलग अलग दे रखा है, निकालना क्या है। ठीक है, हमें इसका निकालना है, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी। क्या निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी। कैसे निकालेंगे, पहले हम इसका मास डिफेक्ट निकालेंगे, ZMP प्लस A माइनस जेड इंटू MN माइनस इसका टोटल मास इंटू C स्क्वायर से नहीं होता, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। जो भी आपके कैलकुलेशन से आएगा तो बाइंडिंग एनर्जी अपना कितना निकल जाएगा, 92.16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेशन करना बेटा, मैं क्या कराऊंगा इसमें। ठीक, चलो अब बात करेंगे 19वें क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन की। यस, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है क्या बच्चों, क्या परेशानी होगी इसमें। प्रोटॉन कितने हो जाएंगे भैया, 6। न्यूट्रॉन A माइनस या न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं भाई, सही है। ठीक है, 6 गुणा इतना माइनस टोटल मास बाय द गिवन ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। टोटल मास 12 कहां से है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से। चलो आइसोटोप है। अब बात कर रहा है, ड्रॉ द डायग्राम टू शो द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्या बोल रहा है, draw a diagram to show the variation of binding energy per nucleon with mass number for different nuclei and mention a two features। क्या बोल रहा है, draw the diagram to show the variation of binding energy। binding energy per nucleon का जो डायग्राम है स्टार्टिंग में आप दे सकते हो, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही ना हो कि वही आपसे पूछे, आपसे पूछ सकता है कि ड्रॉ करो उसको, तो ड्रॉ करना भी दिखा देंगे आपको विथ मास नंबर। वही बात है, वही क्वेश्चन है। Why do lighter nuclei usually undergo nuclear fusion? जो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं क्यों बेसिकली अपना न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं। तो हिंदी में बात करें, विभिन्न नाभिक के लिए द्रव्यमान संख्या के साथ बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन के वितरण को दर्शाने के लिए आरेख खींचिए और इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, और हल्के नाभिकों में प्रवाह नाभिकीय संलयन क्यों होता है, ये भी बताओ। बेसिकली जो ग्राफ है आप देख सकते हो, आप बोलोगे सर एग्जाम में ऐसे ही ग्राफ बनाना है, बिल्कुल देखो ग्राफ एक्यूरेट बना के आना, सारे के सारे एटम वगैरह लिख के आ पाओगे नहीं आ पाओगे मुझे नहीं पता। अपना जो
एक्स एक्सिस में लिखते हो आप मास नंबर और यहाँ पे लिखते हो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, या इसको BE/A भी आप लिख सकते हो। ठीक, कैसा होता है हाइड्रोजन हीलियम के लिए पहले ये सीधा खड़ा होता है, ठीक है, HH के लिए आइसोटोप्स के लिए, फिर उसके बाद हाइड्रो हीलियम के केस में शार्प पीक होता है। इसका मतलब उसका जो हीलियम का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है उसके जो बगल वाले या जो उसके नेबर एटम्स होते हैं उनसे क्या होता है, कम होता है, ठीक है, उससे ज्यादा होता है। ओके, ये रहा। फिर लिथियम के लिए कम होता है, उसके बाद फिर उसके बाद कार्बन के लिए बढ़ता है, फिर नाइट्रोजन के लिए कम होता है, ऑक्सीजन के लिए, फिर उसके आइसोटोप्स की बात हो रही है, फिर उसके बाद सल्फर के लिए ऐसा बढ़ता है। और मैक्सिमम केस होता है, ये मैक्सिमम है अपना आयरन के लिए, इसको तो याद रखना। और यह बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यानी 2, 4, 6, 8, 8.8 के सब में 8.5 के आसपास आयरन के लिए होता है, 8.2 समथिंग होता है। ठीक है, कभी एग्जाम में पूछ ले आपसे कितना होता है भाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो देखो एक्यूरेट तो इसमें एनसीईआरटी में भी नहीं गिवन है कि कितना एक्यूरेट है ना, तो बेसिकली हम बोल देंगे कि 8 और 10 के बीच में, यानी 8 और 9 के बीच में जो हमें वैल्यू दिखेगी हम उस पर टिक मारेंगे। और इधर मास नंबर 250 तक दे रखा, लास्ट हमारे पास यूरेनियम, ये खुद से ही टूटने लगता है। और सोचो यूरेनियम की जो हाफ लाइफ है भगवान ने ही 280 साल दे रखी है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो करता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। वी नोटिस द फॉलोइंग मेन फीचर ऑफ द ग्राफ। क्या है मेन फीचर? द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EBN से रिप्रेजेंट करते हैं is practically constant, that is practically independent of atomic mass for nuclei of middle mass 30 से 170 के बीच में एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, उससे इंडिपेंडेंट रहती है। द कर्व हैज मैक्सिमम अबाउट 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर एज इक्वल्स टू 56। दिया है मुझे एकदम से याद नहीं आया था, दिया है, ठीक है, ओके ओके। किसके लिए? आयरन के लिए कितना दे रखा है? 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर एज इक्वल्स टू 56 एंड हैज द वैल्यू ऑफ 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन फॉर एज इक्वल्स टू 238। 238 के लिए कितना है ये? इधर ही कहीं गिवन होगा 238, ठीक है, 238 के लिए कितना है? लगभग 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आपको दिख रहा है, ठीक है। EBN इज लोअर फॉर बोथ लाइट न्यूक्लियाई। EBN ए से ए जब 30 से कम होता है उनके लिए क्या होता है? कम होता है। एंड हैवी न्यूक्लियाई ए जब 170 से जब बड़ा हो जा रहा है तो भी कम होता है। यानी ए जब 30 से, एटॉमिक मास नंबर जब 30 से कम है, ए जब 30 से कम है तो भी क्या है, जब क्या बोलते हैं उससे, EBN जब ए से ए यानी एटॉमिक मास नंबर जब 30 से कम है तब भी कम है, जब 170 से ज्यादा है तब भी कम है। मैक्सिमम इसके बीच में रेंज कर रहा है। मैक्सिमम जब होता है जब एटॉमिक मास नंबर इसके बीच होता है, ठीक है। तो इससे हमें एक कंक्लूजन जो हम ड्रॉ कर सकते हैं, द फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग टू प्रोड्यूस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। इतना फोर्स होता है और अट्रैक्टिव होता है जो फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हमें मिल जाए। The constancy of a binding energy in the range of इतना और इतना, इसके बीच में बढ़िया है, ठीक है, is a consequence of that fact the nuclear force is short range। और इससे पता चलता है जो न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंज है। कैसे पता चलता है भाई? एटॉमिक मास नंबर जितना ज्यादा बड़ा हो जाएगा, हमें पता है कि एटम का साइज उतना ही बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो जितना बड़ा हो जाएगा एटम का साइज, फिर भी हमारा मास कम हो जाता है, और जितना छोटा रहेगा क्या हो जाता है, उतना तब भी कम रहेगा बाइंडिंग। जब मीडियम का है हमारे पास, तब हमारे पास जो एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी है वो अच्छी खासी है, काफी है, जैसे आयरन की बात करें। द प्रॉपर्टी दैट गिवन न्यूक्लियन इन्फ्लुएंस ओनली न्यूक्लियन क्लोज टू इट इज आल्सो रिफर्ड टू अ सैचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोल रहा है? द प्रॉपर्टी दैट गिवन न्यूक्लियन इन्फ्लुएंसेस, गिवन न्यूक्लियन का जो प्रॉपर्टी है जो केवल ओनली न्यूक्लियस क्लोज टू इट इज आल्सो रिफर्ड एज अ सैचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियस। जो उसके पास वाले हैं उनके लिए भी सैचुरेशन फोर्स की जो प्रॉपर्टी है उसको रेफर किया जा सकता है, ठीक है। ये चीज मैं बता चुका हूं वैसे भी। तो इसका मतलब अब यहां से हम बोल सकते हैं वेरी हैवी न्यूक्लियस से H goes to 240 has lower binding energy per nucleon compared to that a nucleus A is equals to 120।
A इज इक्वल टू 120 से कम होगी, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी। दस इफ अ न्यूक्लियस 240 ब्रोक्स इनटू 2A 240 न्यूक्लियस टू गो मोर टाइटली बॉन्ड। तो यानी 240 का जो बड़ा न्यूक्लियर है, अगर इसको तोड़, इसके पास कम बाइंडिंग एनर्जी, अगर मेरे को इसको ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी देनी है तो इसका मतलब इसको दो टुकड़ों में तोड़ूंगा, 120 और 120, क्योंकि 120 एटॉमिक नंबर वाला जो न्यूक्लियर होगा वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसलिए मास को थोड़ा कम होना पड़ता है, ठीक है। दैट इंप्लाई एनर्जी वुड बी रिलीज्ड in this process. It has very important application in energy production through fusion। और इससे क्या होता है, फ्यूजन के लिए जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है वहां ये चीजों का यूज किया जाता है। और कंसीडर टू वेरी लाइट न्यूक्लियर, जो इनका एटॉमिक मास नंबर 10 से कम हो, ज्वाइनिंग टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियस, जिनसे एक बड़ा न्यूक्लियस बनाता है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर इन द फ्यूज्ड हेवियर न्यूक्लियर इज मोर देन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर ऑफ द लाइटर न्यूक्लियर। समझ गए, समझ ही गए होगे यार। दो छोटे छोटे को जोड़ के क्या किया, बड़ा बनाएगा फ्यूज, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर लाइटर न्यूक्लियर से ज्यादा होगी। दिस मीन द फाइनल सिस्टम इज मोर टाइटली बाउंड। तो फाइनल सिस्टम जो होगा, जब छोटों को जोड़ोगे तो बड़ा बनेगा, तो उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, जब बड़े को तोड़ के छोटा बनाओगे तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। सीधी सी बात ये है, बीच वालों की हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है, ठीक है। अगेन एनर्जी वुड बी रिलीज इन सच अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। और क्या होता है, अगेन एनर्जी जब फ्यूजन की प्रोसेस होती है उसमें एनर्जी नहीं रिलीज होती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अ लाइट न्यूक्लियर इज लेस देन दीज अनस्टेबल, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अ लाइट न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लाइट न्यूक्लियर, जो हल्की न्यूक्लियर होती है उनकी जो आर लेस देन दीज ऑफ अनस्टेबल, ठीक है। एंड दीज आर अनस्टेबल, और क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं जो लाइट न्यूक्लियर होते हैं। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन of thus nucleus formed as a result of fusion is comparatively higher and nucleus is stable। सिंपल बात है, ठीक है। जो इनसे फॉर्म होंगे उनकी जो न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी ज्यादा होगी, और क्या होंगे, वो ज्यादा स्टेबल भी होंगे। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसके मैंने सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, आप एक बार आराम से बैठ के पढ़ो, ग्राफ को देखो, जो समझाना था हमने समझा दिया पूरा का पूरा। प्लीज इसको ध्यान से पढ़ लेना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे नाइट, जो भी आपके लिए है। फिर आपसे बात करता हूँ आगे वाले लेक्चर में, जो सेमी कंडक्टर हमारा बचा हुआ है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।